हेलो दोस्तों, आज कुछ हम इकोनॉमिक्स के स्टैगफ्लेशन चैप्टर के कुछ सवालों पर नज़र डालेंगे जो पीसीएस के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग, परिधि, मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। इसका ऑप्शन राइट दिए हुए हैं 1 to 4 विस्तारकारी नीति या फिर 2 राजकोषीय प्रोत्साहन, फिर 4 है उच्च क्रय शक्ति। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग, परिधि, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला है मांग, परिधि, मुद्रास्फीति के कारणों में लोगों की आय बढ़ने से उपजी उच्च क्रय शक्ति, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देना तथा जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि करने के परिणामस्वरूप मांग बढ़ना शामिल है। इस दृष्टिकोण के पीछे यह तर्क होता है कि यदि लोगों का कर अदायगी के भार को कम कर दिया जाए तो उसके पास व्यय करने या निवेश करने के लिए अधिक धन रहता है, जो उच्च मांग को बढ़ावा देता है। परिणामस्वरूप उत्पादन की मांग बढ़ने से रोजगार सृजन होता है, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है। अगला इसका व्याख्या है, इसके अलावा सरकार अपने व्यय वृद्धि में आर्थिक विस्तार कर सकती है। जैसे आधारभूत संरचना में निवेश के जरिए रोजगार को बढ़ावा देकर मांग और विकास की वृद्धि की जा सकती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला सवाल है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय वृद्धि करना, कर की वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी करना। इसका राइट आंसर बी। चलिए इसकी व्याख्या कर देखते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक ऋणात्मक विकास दर अर्जित करती है तो उसे मंदी कहा जाता है। मंदी का मूल कारण अर्थव्यवस्था में मांग का अभाव होता है। मंदी में अर्थव्यवस्था में निवेश तथा उत्पादन में गिरावट होती है। मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार के साथ केंद्रीय बैंक को क्रमशः विस्तारवादी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति का पालन करना चाहिए। कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में ऋण महंगा हो जाएगा, जिससे निवेश हतोत्साहित होगा, जो मंदी के समान वांछनीय नहीं है। अगला व्याख्या, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि एक उचित उपकरण है, क्योंकि यह पुनर्निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे जीडीपी और अर्थव्यवस्था के आय में वृद्धि होती है। इससे मांग में वृद्धि से मंदी से उबरने में मदद मिलती है। अगला है, कर की दरों में वृद्धि से निवेशकों की आय में कमी होगी तो जो अर्थव्यवस्था निवेश हतोत्साहित हो करेगी, इसलिए मंदी के समय कर की दर में वृद्धि वांछनीय नहीं है। अगला, सार्वजनिक परियोजनाओं में खर्च में कमी मंदी के समय वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खर्च में कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, अन्य बातों अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं को आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत घटती हो। इसका आंसर है ये 1 और 4। इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और 4 इसकी कीमत घटती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य कारकों के अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए मांग और वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः नकारात्मक होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु की मात्रा में जो उपभोक्ता इष्टतम चयन होगा वो वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ घट सकती है। तो यही व्याख्या है, ढेर सारा व्याख्या। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रभाव सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इसका राइट आंसर दिए हुए, बजट घाटे में वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भी कदम को स्फीतिकारी इन्फ्लेशनरी तब माना जाता है जब उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार अथवा बैंकों से उधार लेने का अर्थ है बाजार से तरलता को खींचना, न कि बढ़ाना। विकल्प ए के अनुसार सार्वजनिक ऋण की चुकौती से बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जरूर होती है
और इसमें स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना भी रहती है, किंतु सार्वजनिक ऋण की चुकौती से सरकार के सार्वजनिक व्यय की क्षमता को कम होने की संभावना रहती है, जो स्फीतिकारी प्रभाव को संतुलित भी कर सकता है। लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प भी सही, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को वृद्धि कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? ऑप्शन सी विनिर्मित उत्पाद का। इसकी व्याख्या देखते हैं। थोक कीमत सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है, जो पहले साप्ताहिक स्तर पर होता था। साथ ही इसका आधार वर्ष 2005 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। इस संशोधित श्रृंखला से विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64.23% विदित हो कि इस सूचकांक की सेवाएं शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। विकल्प ए भी गलत, क्योंकि सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों क्रमशः अपने राजस्व नीति और मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। विकल्प डी ऐसा, क्योंकि अर्थव्यवस्था उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि तरलता बढ़ने से के चलते स्फीतिकारी दबाव बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति की कमी प्रयास किए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्डधारकों को लाभ पहुंचाती है। इसका है आंसर बी केवल 2। मुद्रास्फीति बॉन्डधारकों को लाभ पहुंचाती है। कोर मुद्रा यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन है, लेकिन यह खाद्य और ऊर्जा की कीमत में शामिल नहीं करती। ये वस्तुएं बाहर कर दी क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी अस्थिर होती है। इसे भारत में वित्तीय वर्ष 2001 में पहली बार प्रयुक्त किया गया था, जब सरकार ने व्यक्त किया था कि कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, जिसका अर्थ है विनिर्मित वस्तुओं की कीमत नियंत्रण में है। खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा को इससे बाहर रखने पर विशेषज्ञों ने आलोचना की थी। मूलतः पश्चिमी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा जनसमुदाय के लिए समस्या नहीं है, जबकि भारत में दोनों समान लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मुद्रास्फीति से ऋणदाताओं को नुकसान होता है, जबकि ऋणधारियों को लाभ होता है। बढ़ती मुद्रास्फीति समग्र मांग को कम होने के संकेत देती है। राइट आंसर ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या दी हुई। मुद्रास्फीति वो दर है जिस पर वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों का समान स्तर पर बढ़ता है। इसके फलस्वरूप मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है। ऋणधारियों और ऋणदाताओं पर मुद्रास्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति और ऋणधारियों और ऋणदाताओं के बीच संपत्ति का पुनर्वितरण सुनिश्चित करती है, यानी ऋणदाताओं का नुकसान होता है और ऋणधारियों को मुद्रास्फीति से लाभ मिलता है। मुद्रास्फीति गिरने पर इसके ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है। उधार पर मुद्रास्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ ऋणदाता संस्थानों को ऋण देने का उच्च दबाव महसूस होता है। संस्थाएं ब्याज की सांकेतिक दर को संशोधित नहीं करती है, क्योंकि उधार की वास्तविक लागत यानी ब्याज की सांकेतिक दर में से मुद्रास्फीति को घटाकर उतने ही प्रतिशत कम होती है जितने प्रतिशत में मुद्रास्फीति बढ़ती है। सकल मांग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव। बढ़ती सकल मांग को इंगित करती है और उपभोक्ताओं के बीच अपेक्षाकृत कम आपूर्ति एवं उच्च क्रय क्षमता को दर्शाती है। आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति उत्पादकों को अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाने का संकेत देती है, क्योंकि इसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था में उच्च मांग का संकेत माना जाता है। अगला, निवेश और मुद्रास्फीति का प्रभाव। इन दो कारणों के चलते मुद्रास्फीति द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है। उच्च मुद्रास्फीति का मांग को इंगित करती है और उद्यमियों को अपने उत्पादन स्तर को विस्तारित करने का संकेत देती है, और जितनी अधिक मुद्रास्फीति उतनी ऋण की कम लागत। चलिए अगला क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु मुद्रास्फीति के उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक केवल संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रयोग करता है।
सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले महंगाई तथा मजदूर और स्वामी के बीच मजदूरी अनुबंध का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। देखिए राइट आंसर सी है। मुद्रा नीति निर्धारण हेतु मुद्रास्फीति उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक केवल संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करती है। तीसरा है सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले महंगाई तथा मजदूर स्वामी की मजदूरी के निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सीपीआई के आधार पर किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हुए लंबा चौड़ा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 2011-12 के संदर्भ में दिए गए क्षेत्र में परिभाषित जनसंख्या समुद्र उपभोग किए गए वस्तु और सेवा के खुदरा मूल्य में मापन है। यह सूचक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक और इसे व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के बैरोमीटर मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए एक उपकरण और राष्ट्रीय खातों में एक अपस्फीति कारक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में भारत में संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई आरएल। उपयुक्त सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से सभी राज्यों के साथ ही प्रदेश को प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। उपयुक्त 3 सूचकांक समग्र देश को अपने दायरे में न लेकर केवल जनसंख्या के एक वर्ग में को लेते हैं, इसलिए 3 सूचकांक भी मापे जाते हैं। सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, सीपीआई संयुक्त। उपयुक्त तीनों सूचकांक के आधार पर 2011-12 है। सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक सीपीआई संयुक्त एकमात्र मुद्रास्फीति मापन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन है। मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, ऋणी वर्ग को हानि होती है क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। कोर इन्फ्लेशन की गणना में आरबीआई द्वारा इस प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसमें उच्चावच अधिक होते हैं। राइट आंसर ये है, मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। चलिए व्याख्या दें। मुद्रास्फीति उत्पादक वर्ग को लाभ होता है क्योंकि वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जाती है, जबकि उपभोक्ता के हानि वाली स्थिति में ऋणी रहते हैं। ऋणी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाने से वस्तु के रूप में उन्हें कम भुगतान करना पड़ता है, जबकि ऋणदाता को हानि होती है। क्योंकि आरबीआई द्वारा कोर इन्फ्लेशन की गणना केवल इस प्रकार से वस्तुओं को शामिल किया जाता है मूल्य को स्थायित्व को दर्शाती है, यानी गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं संबंधी मुद्रास्फीति। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यस्फीति में शामिल है तेल और गैस, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पाद। इसका राइट आंसर केवल 3 है। थोक मूल्य सूचकांक जिसमें क्या शामिल है? प्राथमिक वस्तु, ईंधन तथा ऊर्जा, विनिर्मित सेवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अर्थव्यवस्था की स्थिति जब मुद्रास्फीति या बेरोजगारी उच्च दर पर हो तो उसे कहा जाता है भी स्टैगफ्लेशन। चलिए इसकी देख लेते व्याख्या। किसी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जब पारंपरिक विश्वास के विरुद्ध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को उच्च स्तर पर उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। चलिए इसके बाद दिया हुआ है रिक्वेफ्लेशन, गैल्पिंग मुद्रास्फीति, बेलगाम मुद्रास्फीति। ये सब व्याख्या देख लीजिएगा। आउटपुट की संचयी प्रतिशतता में कमी मुद्रास्फीति में वास्तविक गिरावट के अनुपात में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से त्याग अनुपात। इसकी व्याख्या त्याग अनुपात अवस्थिति के लागत होता है। अवस्थिति नीति को त्याग अनुपात की गणना से दम नीति क्रियान्वयन के पहले की जाती है। इसे आउटपुट में संचयी प्रतिशतता हानि या मुद्रास्फीति के वास्तविक गिरावट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान तौर पर उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इस विपरीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा? ऐसे लोग जिनकी निश्चित आय होती है, वह व्यक्ति जिसने दीर्घावधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया होता है। ऋणदाता वह व्यक्ति जो दीर्घावधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण नहीं होता। कर्जदार। सी है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा क्रय क्षमता घट जाती है, अतः मुद्रास्फीति उच्च बनी रहे और ब्याज दर न्यून रह चुके ऋण की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। इसमें न तो वृद्धि की जा सके। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को सदैव हानि होगी, कर्जदार को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, वो परिस्थिति जहाँ मुद्रास्फीति आय को उच्च कर श्रेणी की ओर धकेलती है कहलाती है राजकोषीय तलकर्षण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब मुद्रास्फीति के कारण आय उच्च कर श्रेणी चला जाता है, इससे आयकर में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वास्तविक क्रय शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। उच्च मुद्रास्फीति के दौरान यह समस्या होती है।
उच्च का संग्रहण के कारण सरकार को लाभ होता है, लेकिन चूंकि क्रय शक्ति में कोई बढ़ोतरी न होने पर मांग कम होती है। ऐसे वृद्धि में गिरावट होती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए मिलाने वाला दिया हुआ है डी ये देखिए ये क्वेश्चन है। सरकार अपस्फीति की स्थिति, मांग बढ़ने और अर्थव्यवस्था की सहायता समांतर निम्नलिखित में कौन सा नीतिगत कदम उठाएगी? ऑप्शन बी 2, 3, 4। सरकारी व्यय को बढ़ाना, प्रत्यक्ष करों में कटौती के साथ ब्याज दरों को घटाना, वेतन बढ़ाना। इसका व्याख्या ये दिया हुआ है। चलिए फ्लिक्स वर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन बी 2। यह मुद्रास्फीति जन मंदी की स्थिति को उचित करने में विफल रहती है। चलिए इसकी व्याख्या तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध जब एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे फिलिप वक्र कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी का स्तर उतना ही कम होगा। इसका विलोमतः कथन भी सत्य है। इस प्रकार रोजगार के उच्च स्तर को केवल मुद्रास्फीति के स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित करने, रोजगार में वृद्धि करने और सतत विकास के लिए शुरू की जाने वाली नीतियाँ फिलिप्स वर्क के निहितार्थ पर ही बहुत निर्भर करती है। हालांकि फिलिप्स वर्क निहितार्थ केवल अल्पावधि में ही सही पाए गए हैं। फिलिप्स वर्क मुद्रास्फीति जन स्टैगफ्लेशन स्थिति, जिसके दौरान मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अत्यधिक होती है, व्याख्या करने में विफल तो सही है। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं। मंदी पूरी अर्थव्यवस्था का स्थिर घटते आर्थिक प्रदर्शन की अवधि है। एक समावधि में वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए इतनी बहुत बड़ी व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कूदती हुई मुद्रास्फीति बेहद उच्च मुद्रास्फीति होती है जो 3 अंकों की सीमा में चलती है। मुद्रास्फीति निम्न दर पर तब होती है जो आपूर्ति में भारी गिरावट रहती है और मांग समान स्तर पर होती है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दिया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या है। कूदती हुई मुद्रास्फीति यह बेहद उच्च मुद्रास्फीति दर होती है जो 2 या 3 अंक यानी एक वर्ष में 20%, 100% से 200% तक चली जाती है। 1970 और 1980 के दशक में अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों में मुद्रास्फीति की ऐसी ही दर को 50 से 700% तक। 1990 के दशक आराम में सोवियत संघ विखंडन के बाद रूस अर्थव्यवस्था में इस तरह मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। समकालीन पत्रकारिता मुद्रास्फीति, फुदकती मुद्रास्फीति और भागती हुई मुद्रास्फीति जैसे नाम दिए। तो बोटलनेक मुद्रास्फीति, यह मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है, मांग सामान्य स्तर पर बनी रहती है। आपूर्ति में बाधा, खतरों को या कुप्रबंधन के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है जिसमें संरचनात्मक मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखा जाता है। अगला फिलिप्स वर्क मुद्रास्फीति उच्च परिणाम, बेरोजगारी दर भी उच्च होती है। यह एक वक्र मुद्रास्फीति जन मंदी की स्थितियों को उचित सिद्ध करने में विफल रहा। इसका राइट आंसर बी है, केवल 2। इसका देख लीजिएगा ये क्या कहते हैं व्याख्या। अगला क्वेश्चन, मंदी के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मंदी का अभिप्राय दैनिक या जनजीवन की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि से है। मंदी एक समाविष्ट अर्थशास्त्रीय पद है। कराधान की कमी और ब्याज दरों में वृद्धि करके मंदी को निपटा जा सकता है। चलिए मंदी की व्याख्या देखें। मंदी एक पूरी अर्थव्यवस्था में स्थिर घटते आर्थिक प्रदर्शन की अवधि है। एक समावधि में वस्तुओं और सेवा के मूल्यों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मंदी एक समष्टि अर्थशास्त्रीय पद है जो किसी देश या पूरी दुनिया में कुछ महीनों से अधिक समय तक चलने वाली समान आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण गिरावट को संदर्भित करता है। यह औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय, थोक, खुदरा व्यापार दिखाई देती है। व्यवसाय, निवेशक और सरकारी अधिकारी विभिन्न आर्थिक संकेतकों को ट्रैक करते हैं जो मंदी के भविष्यवाणी या पुष्टि करने में मदद करते हैं। मंदी आर्थिक गतिविधियों की मंदी गति होना, बड़े पैमाने संकुचन होना, आमतौर पर खर्च में भारी गिरावट मंदी की ओर ले जाती है। यह पूरी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करता है। इस खतरे से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था आमतौर पर मौद्रिक नीतियों को ढोल देने से माध्यम से आर्थिक तंत्र अधिक पैसा लगाकर प्रतिक्रिया देती है, अर्थात पैसे की आपूर्ति बढ़कर इस संकट में निपटा जा सकता है। ब्याज दरों में कम किया जाता है। सरकार द्वारा खर्च वृद्धि, कराधान में कमी की समस्या एक अच्छा उपाय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये तो देखे ही हम लोग। चलिए ये देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? डी 1 to 3। मुद्रास्फीति एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, मूल्य स्थिरता की निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में, राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। चलिए फिलिप्स वर्ग के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वर्ग की संकल्पना प्रतिपादित की गई। फिलिप्स वर्ग मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वर्ग के अनुसार मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी है 2 और 3। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था व्यय राजस्व के अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पारते। इस युक्ति के उद्देश्य आर्थिक विकास, परंतु यह विफल हुई। इससे स्थिति पर डी मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन। मुद्रास्फीति संबंधित थोक मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। इसका संकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस थोक मूल्य सूचकांक का आधार 2004-5। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर किया जाता है। मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह की सलाह पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 2005 से बदल 2011 कर दिया गया। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति स्थिति में उत्पादक के लाभ की स्थिति में होता है, जबकि वो उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रास्फीति स्थिति में ऋणी को हानि, जबकि ऋणदाता को लाभ होता है। इसका राइट आंसर ये है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पादों को लाभ और उपभोक्ताओं को हानि होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को हानि, जबकि ऋणी को लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकलता है? श्रम ब्यूरो। क्वेश्चन को देखिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक सीपीआई और डब्ल्यू के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भास्कर में 260 मध्य शामिल है। इसका आधार वर्ष 2001 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक की गणना के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भास्कर 370 शामिल मध्य शामिल है। इसका आधार वर्ष 2001 है। सही नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक की गणना श्रम रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक से हमेशा क्वेश्चन आते जाते देख लीजिए। आवास मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न शहरों विभिन्न समयों में आवासीय परिसंपत्तियों कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रेजिडेक्स का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक के लिए आधार 2005 है। आंसर ये केवल 2007 में राष्ट्रीय आवास रेजिडेक्स इस सूचकांक को जारी कर रहा है। इस सूचकांक शहरों एवं विभिन्न समयों आवासीय परिसंपत्तियों कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय आवास सूचकांक के निर्माण के लिए अप्रैल 2018 में वित्त वर्ष 2017-18 का आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए अगर विकासशील देशों के संदर्भ में धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है। ऑप्शन बी 5 से 6%। धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति ऐसी दर से होता है जिस अर्थव्यवस्था का उच्च विकास परिणाम है तथा अन्य लोगों को विशेष समस्या नहीं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति 5% मुद्रास्फीति धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए 2% मुद्रास्फीति धारणीय मानी जाती है। निस्यंदन के अंदर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों स्थितियों एक साथ विद्यमान होती है। इसके रिफ्लेशन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और मुद्रा के संकुचन की स्थिति देखने को मिलती है। 1 और 2 दोनों राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में हस्तक्षेप की अवधारणा प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। समानता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति के तहत संचालित होती है। ऑप्शन सी 1 और 2। हस्तक्षेप नीति की अवधारणा प्रतिपादक एडम स्मिथ। सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति के तहत संचालित होती है। हस्तक्षेप की नीति अवधारणा के प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार की शक्ति अर्थात मांग एवं आपूर्ति स्वतः ऐसे सामंजस्य बैठाती है कि इसका लाभ अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों का IW के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
भास्कर में 370 मध्य शामिल है। इसका आधार वर्ष 2001 है। मूल रूप से ये सूचकांक सरकारी कर्मचारियों, बैंक और दूतावास में काम करने वालों को छोड़ के लिए इस आधार वर्ष में कर्मचारियों की महंगाई का निर्धारण किया जाता है। यह वेतन आयोग पे पुनरीक्षण करता है, तो CPI-RW को ध्यान में रखा जाता है। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में भारत में थोक कीमत सूचकांक मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। राइट आंसर 1 और 2। भारत में व्याख्या इसका, भारत में थोक कीमत सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है, जो पहले साप्ताहिक स्तर पर होता था। भारत में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक थोक कीमत सूचकांक की तुलना में खाद्य सुरक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक औद्योगिक विक्रमण के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति निर्धारणों हेतु मुद्रास्फीति के उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक केवल संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले महंगाई तथा मजदूर स्वामी के बीच मजदूरी संघ निर्धारण उपभोक्ता मूल्य CPI के आधार वर्ष पर किया जाता है। इसका राइट आंसर 2 और 3 दिए। देखते इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में भारत में संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-RW, कृषि मजदूरों के लिए CPI-AL, ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI-RL है। उपयुक्त सूचकांक को श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से सभी राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक CPI एकमात्र मुद्रास्फीति मापन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है। इससे पहले RBI सभी नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति के प्रमुख मापन के रूप में CPI की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक अधिक महत्व दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, श्रमिक नियोक्ता के लिए मजदूरी अनुबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो रुपये की सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर से अधिक होती है। उदारीकृत विनिमय दर की तंत्र प्रणाली बाजार संचालित विनिमय दर है जो आधिकारिक दर को प्रभावित करती है। भारत में दोहरी विनिमय दर प्रणाली अनुसरण करता है। ऑप्शन डी 1, 2, 3। उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली को केंद्रीय बजट 1992-93 में पारित किया गया था। इस प्रणाली द्वारा भारत में अपनी मुद्रा की नियत विनिमय दर पर स्थापित कर अस्थायी विनिमय दर प्रणाली युग में कदम रखा। विनिमय दर के भारतीय रूप को दोहरी विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। रुपये की एक विनिमय दर आधिकारिक होती है और दूसरी बाजार चालित होती है। रुपये का एक सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार मुद्राओं की विनिमय दरों में एक भारित औसत है। रियर जब मुद्रास्फीति के वजन को नीर के साथ समायोजित किया जाता है तो रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में मिलता है। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो रुपये का नीर अधिक होता है, तब विकल्प डी सही है। भारत में विदेशी वित्तपोषण वित्तीय अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। सरकार की अनुमति के बिना 25,000 रुपये से कम में विदेशी योगदान को स्वीकार करने की अनुमति है। ऑप्शन सी 1 और 2 राइट आंसर। किसी व्यक्ति के विशिष्ट गैर सरकारी संगठन गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति होती है। इस तरह के विदेशी योगदान की स्वीकृति हेतु मौद्रिक सीमा 25,000 होनी चाहिए। क्वेश्चन है, आयातित मुद्रास्फीति में वृद्धि कम ब्याज दरों में रखने की कठिनाई। सी 1 और 2 राइट आंसर। मूल्यह्रास तब होता है जब मुद्रा में मूल्य के अस्थायी विनिमय दर में गिरावट होती है। रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है कि रुपया पहले की तुलना में कमजोर है। भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव सकारात्मक प्रभाव। एक कमजोर मुद्रा
महामारी के समय आर्थिक सुधार के लिए निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। नकारात्मक प्रभाव, यह आयातित मुद्रास्फीति को जोखिम उत्पन्न करता है। केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखने को मुश्किल बना सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेतन दर सूचकांक सम ब्यूरो संकलित अनुरक्षित किया जाता है। WRI के आधार वर्ष 1963 से 65 बदल कर 2016 कर दिया गया। अभ्रक खान उद्योग के स्थान पर तेल खनन उद्योग को WRI के बास्केट में गिराया गया। ऑप्शन डी 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहीं तक था बेरोजगार की मुद्रास्फीति के सवाल, आप लोग देखते रहिए, यही है। एक बार देख लीजिए, पीछे कर देते, व्याख्या भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है ये सवालों का। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट पीसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा संकलन किया गया है। व्याख्या के साथ देखिए स्क्रॉल हो रहा है।